आयोटा जो काल्पनिक संख्या हमने देखी और उसकी हमने पूर्णांक घातें धनात्मक और ऋणात्मक घातों से रिलेटेड कुछ सवाल हमने सोल्व किए, उसके मान हम किस तरीके से निकालते हैं, जैसे आयोटा की घात 1, आयोटा की घात 2 या आयोटा की घात -1 और आयोटा की घात -2, इन सब के मान हम कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड बड़ी वैल्यूज जैसे आयोटा की घात 1020 या आयोटा की घात -999, इन सब के मान हम कैसे निकाल सकते हैं, वो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। और इन सबको सोल्व करने के बाद जो आपके पास आयोटा जो काल्पनिक संख्या थी उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आयोटा जो काल्पनिक संख्या थी हमारे पास, उसको अगर हम डिस्कस करें तो जो काल्पनिक संख्या है हमारे पास, काल्पनिक संख्या क्या थी हमारे पास, आयलर जो मैथमेटिशियन थे, आयलर गणितज्ञ आयलर ने हमारे सामने प्रॉब्लम थी कि क्या हमारे पास x² + 1 = 0, क्या इसका एक नंबर, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, x² = -1, क्या ऐसा हो पाता है, क्या हमारे पास कोई ऐसी संख्या है जिसका वर्ग हम करें तो -1 आएगा। तो महान गणितज्ञ आयलर ने वो संख्या हमें बताई जिसका वर्ग -1 हो, या फिर हमें उन्होंने वो संख्या बताई कि जिस संख्या का वर्गमूल कि माइनस की संख्या का वर्गमूल -1 का वर्गमूल जो है आपके पास, यानी √-1 जो है जिसको उन्होंने आयोटा कहा, और वो एक काल्पनिक संख्या है। यानी यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि वो जो काल्पनिक संख्या आयोटा जिसकी वैल्यू √-1 है, वही वो संख्या है जिसका वर्ग अगर हम करें तो हमें -1 मिलता है। तो आपने देखा कि सर ये एक काल्पनिक संख्या है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है जैसे √-2, अब इस नंबर को अगर हम काल्पनिक संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे सर √2 × √-1, इसको हम सेपरेट करेंगे और ये बन जाएगा √2 आयोटा। इसी तरीके से अगर आप हमारे पास √-4 है तो इसको हम लिखेंगे √4 और √-1, तो √4 जो होगा वो आपका +-2 और ये है आपके पास +-2 आयोटा। तो आपने वर्गमूल के अंदर जो ऋणात्मक संख्याएं थी उनको सोल्व करने का एक तरीका हमें महान गणितज्ञ आयलर ने दिया, और जो आयोटा की फॉर्म में यानी √-1 यानी -1 की जो संख्या है उसका वर्गमूल जो है हमारे पास, उसको एज ए आयोटा हमने यहाँ पे कंसिडर किया। और उसके बाद हमने जो हमारे पास कि किसी भी कोई ऐसी संख्या हमारे पास है जिसका वर्ग -1 होता है, तो वो हमने एज्यूम किया काल्पनिक क्यों है, क्योंकि हमने आयलर गणितज्ञ ने इसको कल्पना किया था और कल्पना के बाद ये काल्पनिक है, इमेजिनरी, यानी इसको माना गया था, और मानने के बाद हम आगे की संख्याओं को पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। तो आपने आयोटा = जो √-1 है, इससे रिलेटेड अब हम कुछ प्रमेय यानी थ्योरम हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी जो फर्स्ट थ्योरम है, तो जो थ्योरम है आपकी प्रमेय हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थ्योरम है आपके पास कि √-b जो होगा वो -√ab होगा आपके पास। वर्गमूल के जो नंबर हैं, अगर a और b हमारे पास प्रमेय में a और b आपके पास वास्तविक संख्याएं हैं, तो a और b जो है वो हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं। और इनमें अगर हमने जो रिलेशन देखे थे कि जैसे अगर √2 है हमारे पास, वो √3 है, और इन संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो हम लिखते थे √6 क्या। लेकिन इस केस में अगर अपन देखें तो ये हमारे पास है √-2 और √-3, तो इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो √-2 × -3, तो ये तो प्लस का √6 होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम रिजल्ट देखें तो ये तो ऐसे रिजल्ट हमें माइनस का √6 आ रहा है आंसर। तो इस टाइप की जो ये केस हमारे पास क्या बना कि जो हमारा रूल था कि √a √b, जिसको हमने अपनी लास्ट क्लास तक √ab लिखा है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये जो थ्योरम है हमारे पास, इसके LHS को RHS हम प्रूव करें, तो LHS जो पार्ट है आपके पास, इस √-a को लिखेंगे आप √a √-1, √b √-1। अब जो √a और √b है इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा √ab, ये बन जाएगा आयोटा × आयोटा, तो ये आपका हो गया √ab आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास उसका मान है -1, तो ये बन गया आपका -√ab। तो सर हमने जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग तो हम जो रूट के नंबर्स हैं उनको इस तरीके से सॉल्व करते थे, आप हमारे यहाँ पे चेंज हो गया। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका जो रूल है, ये जो प्रमेय है, ये जो थ्योरम है, ये जो कंसेप्ट हमारे पास है, ये कंसेप्ट आपका तभी लागू होगा जब a और b दोनों धनात्मक हों या a और b में कम से कम एक ऋणात्मक हो।
ए और बी दोनों धनात्मक हों या ए और बी में से कम एक धनात्मक हो, उसी केस में आपका ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। अगर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर दोनों नंबर अगर हमारे पास ऋणात्मक होते हैं तो उस केस में आपका ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो उस केस में आप किस तरीके से होगा वो आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये प्रॉब्लम आपने डिस्कस की थी, ये इसका रिजल्ट ये ना हो के फिर इसका रिजल्ट क्या होगा सर? तो इसका रिजल्ट होगा मेरे बच्चों, √-2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √-1, ये बनेगा √3 इंटू √-1। तो √2 और ये है आपके पास आयोटा, ये है √3, ये है आपके पास आयोटा, तो ये बन जाएगा √2 एंड √3 √6 इंटू आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर है हमारे पास -1, तो -1 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा √-6। तो हमने यहाँ पे काल्पनिक संख्या से संबंधित एक थ्योरम को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं समिश्र संख्या। तो सबसे पहले अगर हम देखें समिश्र संख्या, तो आपने देखा कि सर हमने काल्पनिक संख्या यानी आयोटा के बारे में हमने पढ़ा। जो आयलर हमारे साइंटिस्ट थे, जैसे कृष्ण सुदामा का आज जन्मदिन है, वैसे ही अगर अपन देखें तो आयोटा का जन्म हुआ हमारे पास √-1 जो एक काल्पनिक संख्या थी हमारे पास। तो हमने देखा सर वास्तविक संख्याओं का जो विस्तार रूप है वो हमारे पास समिश्र संख्या है। और हमने काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ा। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को अगर मैं एक साथ कंबाइंड कर देता हूँ, दोनों को अगर एक साथ अगर मैं लेके आता हूँ तो वहाँ पढ़ेंगे हम समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्याएं जो हमारे पास हैं वो हमारे पास वास्तविक संख्याओं का विस्तार रूप है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे माना कि ए और बी दो वास्तविक संख्या हैं, माना कि ए और बी दो वास्तविक संख्या हैं, तो आप देखेंगे कि इन दोनों को कंबाइंड करके जो रूप होता है, तो आप देखेंगे कि जो ये मानक रूप है आपके पास, ये मानक रूप a + आयोटा b, इस रूप को हम समिश्र संख्या कहते हैं और इसको हम z से निरूपित करते हैं। तो आपने देखा कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को जब हम एक साथ लिखते हैं तो z से हम इसको दिखाते हैं और इसको एक साथ लिखते हैं हम a + आयोटा b के साथ। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी समिश्र संख्या में हमारे पास मैन अगर हम देखें तो वो दो तरीके से बनी है, उसके अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका वास्तविक संख्या, एक पार्ट है आपके पास काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास वास्तविक संख्या है, ये आपके पास काल्पनिक संख्या है। तो समिश्र संख्या का वास्तविक, तो रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो हम डिस्कस करते हैं, तो ये वास्तविक समिश्र संख्या का वास्तविक भाग है और ये समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग है। तब हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास किसी भी समिश्र संख्या का वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, दो भागों से मिलके जो हमारी संख्या बनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है हमारे पास वास्तविक व काल्पनिक भाग। तो वास्तविक व काल्पनिक भाग, तो किसी भी समिश्र संख्या का वास्तविक व काल्पनिक भाग अगर अपन देखें, तब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो वास्तविक भाग है, देखो वास्तविक भाग का मतलब वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और इसका जो रियल पार्ट है उसको हम लिखेंगे RE, रियल पार्ट ऑफ जेड। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल बोलते हैं, तो वहाँ से RE लिया हमने, समिश्र संख्या को जेड से दिखाते हैं। तो समिश्र संख्या का वास्तविक भाग, तो समिश्र संख्या का वास्तविक भाग को रियल पार्ट ऑफ जेड से दिखाएंगे, वो आपका A है। इसी के साथ समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, तो काल्पनिक भाग अगर अपन देखें तो समिश्र संख्या में जो काल्पनिक भाग होगा, तो काल्पनिक का मतलब है इमेजिनरी, और इमेजिनरी से हम IM उठाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा IMZ यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, और वो आपके पास होगा B। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हमारा बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि जब हम उसको वास्तविक भाग वो इजीली लिख देता है, लेकिन जब हम उसको काल्पनिक भाग लिखने के लिए बोलते हैं तो वो आयोटा को साथ में लेके आता है। आप जब काल्पनिक भाग लिखेंगे तो आयोटा साथ में नहीं आएगा, आयोटा के साथ में जो मल्टीपल में जो नंबर है आपका, वो नंबर आपके पास यहाँ पे आएगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि वास्तविक भाग क्या है और काल्पनिक भाग क्या है। इसके बाद अगर अपन देखें वास्तविक और काल्पनिक भाग देखने के बाद हम देखेंगे विशुद्ध रूप से वास्तविक एंड काल्पनिक भाग। सेकंड है आपके पास विशुद्ध रूप से वास्तविक
व काल्पनिक भाग। देखिए विशुद्ध रूप से वास्तविक व काल्पनिक भाग, अगर इसमें अगर पहला केस हम डिस्कस करें तो इस समिश्र संख्या में अगर आप d इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो z इक्वल्स टू a जो है आपका वो विशुद्ध रूप से वास्तविक भाग है, वो आपके पास विशुद्ध रूप से वास्तविक भाग है। और इसके बाद अगर अपन देखें, अगर हम a बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर अगर अपन यहाँ से 0 रखें तो आप देखेंगे कि इसमें z इक्वल्स टू आएगा आयोटा b, और ये आपका विशुद्ध रूप से काल्पनिक भाग है, ये विशुद्ध रूप से काल्पनिक भाग है। अब इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब आपने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी समिश्र संख्या को हम z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। हमने समिश्र संख्या को डिस्कस किया, हमने समिश्र संख्या के वास्तविक और काल्पनिक भाग को हमने देखा, और उसके विशुद्ध रूप से वास्तविक और काल्पनिक भाग को डिस्कस करने के बाद अब आप एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो है कि नीचे दी गई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। आपको उसको समिश्र संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। आप जानते हैं कि अब हमारे पास समिश्र संख्या वो पेरेंटिंग नंबर है, और वो सबसे बड़ा नंबर है जिसमें हमारे पास जितने भी हमारे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण, आपके पूर्णांक, आपके परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक सभी संख्याएं आपके पास वास्तविक संख्या में आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो आपके पास समिश्र संख्या है वो आपका जो संख्याएं हैं उनके घर का मुखिया है। तो यहाँ पे अगर हम मुखिया है तो किसी भी नंबर को हम समिश्र संख्या a प्लस आयोटा b के रूप में लिख सकते हैं। जिस तरीके से हमने डिस्कस भी किया था, अगर मान लो हमारे पास 0 है तो 0 को हम किसी भी समिश्र संख्या यानी 0 प्लस आयोटा 0 के रूप में लिख सकते हैं। हमारे पास 2 है तो 2 को अगर समिश्र संख्या a प्लस आयोटा b में लिखेंगे तो 2 प्लस आयोटा 0 में लिख सकते हैं। आपके पास -3 आयोटा है तो इसको आप 0 -3 आयोटा, इस तरीके से आप इसको किसी भी समिश्र संख्या में किसी भी नंबर को आप समिश्र संख्या के रूप में यानी a प्लस आयोटा b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 से 10 तक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और बाकी की प्रॉब्लम आप घर पे होमवर्क करेंगे, और अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो वो प्रॉब्लम आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 5 आयोटा -3/5 एंड ये है आयोटा। अगर इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं 5 से 5 आपका कट होता है, ये बन जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, तो ये बन गया आपका -3 आयोटा स्क्वायर है -1, तो ये बन गया आपका +3। अब +3 हमारे पास एक नंबर है, और ये नंबर अगर हम देखें तो ये प्राकृत संख्या है, और इस प्राकृत संख्या को अगर मैं a प्लस आयोटा b के रूप में लिखूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 प्लस आयोटा 0। तो ये एक a प्लस आयोटा b के रूप में अगर देखें तो ये आपकी एक काल्पनिक संख्या है, ये एक a प्लस आयोटा b के रूप में एक समिश्र संख्या आपके पास है। सेकेंड प्रॉब्लम है आपके पास, सेकेंड है आयोटा 9 प्लस आयोटा 19, इसको भी हमें a प्लस आयोटा b के रूप में लिखना है। आप देखेंगे सर आयोटा 9, तो आयोटा की घात 9 को हम 4 के गुणज के रूप में लेके जाएंगे, तो 9 को अगर हम देखें तो 4 दूनी 8, एक हमारे पास शेषफल आता है, तो वो शेषफल हम यहाँ लिखेंगे प्लस। इसमें भी हम देखेंगे कि 4 के गुणज के रूप में लिखेंगे तो 4 का जो पूरा भाग जाएगा उसको अगर हटा दें तो जो शेषफल आएगा तो 4 चौक 16, 17, 18 गुणित 3 हमारे पास शेषफल है, तो ये बन जाएगा आयोटा 3। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आयोटा क्यूब है माइनस आयोटा, तो रिजल्ट जो हो गया आपके पास वो है 0। तो 0 को आप किसी भी समिश्र संख्या में लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा 0, तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया। अब लास्ट प्रॉब्लम एक इसी तरीके से सारी प्रॉब्लम अगर आप सोल्व करते हुए जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम आती है वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप करें, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं 9। तो 9 है आपके पास 1/3 प्लस 3 आयोटा और उसका क्यूब। तो अब ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसको भी हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखेंगे कि सर यहाँ पे a प्लस b का क्यूब है, और a प्लस b का जो क्यूब है उसका फॉर्मूला आपको पता है मेरे बच्चों। तो a प्लस b का जो क्यूब है आपके पास वो होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब। और इसी फॉर्मूले को अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे
तो वो नंबर आपका बन जाएगा 1/3। यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो a है 1/3 और उसका क्यूब 3a², a है 1/3 और उसका स्क्वायर, b है आपके पास 3 आयोटा प्लस 3a, a है आपके पास 1/3 और उसका स्क्वायर, b जो है आपके पास वो है आपके पास 3 आयोटा। 3a² b 3ab², इसमें नहीं है स्क्वायर। 3a, a है आपके पास 1/3, b², 3 आयोटा और उसका स्क्वायर है, प्लस b³ यानी 3 आयोटा और उसका क्यूब है आपके पास। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/9, 3 9 27 प्लस इसको अगर कट करें 3 का स्क्वायर, तो ये आप देख सकते हैं 3 × 1/3 स्क्वायर और 3 आयोटा है, प्लस 3 से 3 कट होगा, ये बन जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, प्लस इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 और ये बन जाएगा आयोटा क्यूब। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो ये पार्ट आपका कट हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1/27 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की अगर वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा -9 और यहाँ पे ये बनेगा आपका आयोटा क्यूब बन जाएगा आपके पास। और -9 से पहले अगर आप देखें तो एक नंबर और है हमारे पास, तो नंबर है आपका 1/27 प्लस ये देखिए ये आयोटा है हमारे पास जो छुपा हुआ है, ये है -9, आयोटा स्क्वायर का मान -1। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू हमने पुट की है। आयोटा स्क्वायर अब -1 होता है आपको पता है, आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा होता है, ये सारे मान हमने यहाँ रखे हैं। तो यहाँ पे माइनस आयोटा तो ये बन जाएगा 27 आयोटा। अब यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा देखिए 1/27 -9 आयोटा -26 आयोटा, और इसका अगर अपन एलसीएम लें तो यहाँ पे इसका एलसीएम अगर कंसीडर करें तो एलसीएम आ जाएगा 27, तो ये बन जाएगा 1 - 27 9 × 243 -26 आयोटा, तो ये बन जाएगा -242/27 -26 आयोटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सोल्व किया। सोल्व किया है हमने कि हमने a + आयोटा b के रूप में अपन ने इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो 1 से 10 तक जितनी भी प्रॉब्लम है सब में आपको a + आयोटा b के रूप में उनको कंफर्म करना है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपने इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो इसके बाद आगे जो हमारे पास टॉपिक है कि दो समान संख्याएं अगर हम देखें तो उससे पहले अगर अपन तो हम देखने जा रहे हैं समान समिश्र संख्याएं। तो समान समिश्र संख्याएं, दो समिश्र संख्याएं, समान समिश्र संख्याएं। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल होगा कि अगर सर हमारे पास दो समिश्र संख्याएं हैं तो वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो वो समान अगर हैं तो कब होंगी, उसका केस क्या होगा। तो दो समिश्र संख्याएं समान होंगी कब। देखिए जब हमारे पास दो समिश्र संख्याएं Z1 = a + आयोटा b और Z2 = c + आयोटा d, अगर ये दोनों संख्याएं समान हैं, अगर बराबर हैं, तो Z1 = Z2 बराबर कब होंगी, जब आप देखेंगे कि a + आयोटा b में c + आयोटा d में अगर इस तरीके से करें तो पहली संख्या का वास्तविक भाग दूसरी संख्या के वास्तविक भाग के बराबर होगा, पहली संख्या का काल्पनिक भाग दूसरी संख्या के काल्पनिक भाग के बराबर होगा। आपने क्या डिस्कस किया, अगर हमारे पास दो समान संख्याएं हैं तो अब आपने देखा कि सर वो दो समान संख्याएं कब होंगी, जब पहली संख्या का वास्तविक भाग दूसरी संख्या के वास्तविक भाग के बराबर हो। फिर क्या होगा, फिर पहली संख्या के काल्पनिक भाग दूसरी संख्या के काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं उस केस में हमारे पास दो संख्याएं दो समिश्र संख्याएं अगर समान हैं तो उसमें उनके वास्तविक पहली संख्या का वास्तविक भाग दूसरी संख्या के वास्तविक भाग के बराबर होगा और पहली संख्या के काल्पनिक भाग दूसरी संख्या के काल्पनिक भाग के बराबर होगा। और इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको एज ए होमवर्क में दो प्रॉब्लम हम यहाँ पे दो समस्याएं ऐसी होंगी जो आपको एज ए होमवर्क मिलेंगी। तो जो पहला आपका सवाल है वो देखिए आप, पहला सवाल है आपके पास, प्रॉब्लम है आपके पास, यदि Z12 - आयोटा y और Z2 x + 3 आयोटा दो बराबर समिश्र संख्या हैं, दो बराबर समिश्र संख्या हैं, तो x और y का मान निकालिए। तो इसमें अगर दोनों बराबर हैं तो आप दोनों को बराबर लिखेंगे। बराबर लिखने के बाद ये आपके पास है 2 - आयोटा y
Z2 है आपके पास x प्लस 3 आयोटा। अब आप क्या करेंगे, आपको वास्तविक भाग के बराबर, तो x बराबर 2 होगा, और काल्पनिक भाग के बराबर होगा, तो यहाँ माइनस वाई, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा, तो y इक्वल टू हो गया -3। तो अगर दो समिश्र संख्याएं अगर हमें बराबर दी हुई हों तो उनसे x y का मान निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। अब आपको मिलेगा आज का होमवर्क। तो आज का जो होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए आपको ओनली दिए जाते हैं 3 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा, तो दो समिश्र संख्या आपको बराबर दी हुई है, तो a व b का मान निकालो, a व b का मान निकालो। तो हमें यहाँ से a व b का मान निकालना है। दूसरा सवाल है आपके पास, यदि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6, दोनों यहाँ पे भी देखिए ये एक समिश्र संख्या, ये एक समिश्र संख्या, दोनों समिश्र संख्याएं बराबर के साथ दी हुई हैं, तो x व y का मान निकालिए। तो यहाँ से भी हमें x और y का मान निकालना है। इसके बाद थर्ड जो प्रॉब्लम है 5.1 जो एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ये आपको सॉल्व करना है। तो आपके लिए आपके पास जो होमवर्क है वो 3 क्वेश्चन है, और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए और उसका सॉल्यूशन आपको वापस मिलेगा।